हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे रासायनिक बंधन के बारे में, यानी केमिकल बॉन्ड के बारे में, जिसमें हम आपको बताए थे वैद्युत संयोजक बंधन, जिसको आयनिक बंधन भी कहा जाता है, वो क्या होता है। फिर सहसंयोजक बंधन के बारे में बताए थे। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। और आज के वीडियो में हम आपको वैद्युत संयोजक यौगिक और फिर सहसंयोजक यौगिक दोनों की विशेषताओं को डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के कौन कौन से फीचर्स है इसको हम बताएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वैद्युत संयोजक, जिसको आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका सबसे पहला विशेषता कह रहा है कि ये जो यौगिक होता है ना, ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, जैसे देखिए इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तब जाकर इस पे धन आवेश आएगा। क्योंकि कोई भी परमाणु जो होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद वो धनावेशित हो जाता है, यानी धनायन का निर्माण कर दिया। अब क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। तो ये जो क्लोरीन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो त्याग किया है ना, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसके भी मतलब ये ऋणायन का निर्माण कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो ये हो गया धन आवेश युक्त आयन और ये हो गया ऋण आवेश युक्त आयन। तो ये जब धन आवेश युक्त आयन और ऋण आवेश युक्त आयन ये दोनों आपस में मिलेगा, तब जाकर NaCl का निर्माण होगा। और ये NaCl जो है वैद्युत संयोजक यानी आयनिक यौगिक का उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले विशेषता हम बताएं कि जो आयनिक यौगिक होता है, ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों द्वारा मिलकर बना होता है। धन आवेश युक्त और ऋण आवेश युक्त दो आयन जब मिलते हैं, तब जाकर इस यौगिक का निर्माण होता है। तो पहली विशेषता तो यही है। दूसरी विशेषता देखिए, ये जो वैद्युत संयोजक यौगिक है, इनके द्रवणांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, यानी उच्च होते हैं। इसका रीजन है, देखिए कारण ये है क्योंकि चूंकि ये धन आवेश और ऋण आवेश युक्त आयनों से मिलकर बना होता है, तो जो धन आवेश और ऋण आवेश युक्त आयन होते हैं ना, ये एक दूसरे को काफी मजबूती से बांधे रखते हैं। यानी ये आयन जो है एक दूसरे को बहुत मजबूती से बांध कर रखते हैं। यानी इनके बीच का जो अंतराणुक बल है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण उस बल को तोड़ना, इसके बीच जो बंधन है उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका द्रवणांक और क्वथनांक हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट समझिए कि ये जो होते हैं ना सहसंयोजक यौगिक, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक से ही आप लोग समझिए, ये जल में प्रायः विलेय होते हैं। विलेय मतलब घुलनशील। ये जो वैद्युत संयोजक यौगिक है, ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन केवल जल ही विलायक नहीं है। देखिए, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। जल एक अच्छा विलायक माना जाता है, जल को एक बहुत बढ़िया विलायक माना जाता है। जल में आसानी से घुल जाते हैं जो मतलब जितने सारे भी वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, जल में तो ये घुल जाएंगे। लेकिन जब कार्बनिक विलायक की बात आएगा, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है, एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस सब में कार्बन की मात्रा है, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए ये भी विलायक है, यानी इसमें भी बहुत सारा पदार्थ को घोला जा सकता है। लेकिन जब ये कार्बनिक विलायक में आप वैद्युत संयोजक यौगिक को घोलने जाएगा ना, तो नहीं घुलेगा। वैद्युत संयोजक यौगिक जल में तो घुलिए जाएगा, जल में प्रायः ये घुलनशील होता है। लेकिन ये जो कार्बनिक विलायक है, इसमें जब आप वैद्युत संयोजक यौगिकों को घोलिएगा तो ये घुल नहीं पाएगा, यानी उसमें अविलेय होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट देखिए, ये जो वैद्युत संयोजक यौगिक होता है, जब इसको लिक्विड के फॉर्म में आप चेंज कर देंगे, यानी द्रवित अवस्था में बदल देंगे, या इसका जलीय विलयन बना देंगे, तो इसका जो जलीय विलयन होता है या इसका जो द्रवित अवस्था होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के ही जलीय विलयन से अगर करंट का प्रवाह किया जाएगा ना, तो आसानी से करंट उससे प्रभावित हो जाएगा, यानी विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्लियर हुआ इतना। तो ये था वैद्युत संयोजक यौगिक की विशेषताएं। अब देखिए सहसंयोजक यौगिक की विशेषताओं को भी जानना है।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये आयनों से निर्मित नहीं होता है। सहसंयोजक यौगिक जो है ये उदासीन अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी इसके निर्माण में आयनों की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उदासीन अणु जो होता है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उसी से मिलकर इसका निर्माण हो जाता है सहसंयोजक यौगिक का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके और सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का दो परमाणु है तो आपको पता है ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिए। कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन में 6 होगा तो 6 को आपको शो करना है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। इस प्रकार तीनों का अष्टक पूरा हो गया। इसमें न किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया, न किसी के द्वारा ग्रहण किया गया, बल्कि ये एक दूसरे से पार्टनरशिप किए हैं, यानी इसीलिए इसमें न किसी पे धनावेश आता है न किसी पे ऋणावेश आता है। ये उदासीन अणुओं से मिलकर इसका निर्माण हो जाता है किसी भी सहसंयोजक यौगिक का। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, चूंकि न्यूट्रल उदासीन अणुओं से मिलकर इसका निर्माण हुआ रहता है इसलिए, और उदासीन अणु के बीच में ना जो अंतरा अणुक बल होता है वो बहुत कमजोर होता है, तो उस अंतरा अणुक बल को कमजोर होता है इसलिए उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है, इसलिए कम टेम्परेचर पर वो टूट जाता है और वो पिघलना या गलना शुरू कर देता है। तो इसके फलस्वरूप इसका द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है वो निम्न हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट समझिए, सहसंयोजक यौगिक जो होता है ये प्रायः जल में अविलय होता है, ये यानी ये सोचरी जल में घुलबे नहीं करता है, यानी ये जल में घुलनशील नहीं होता सहसंयोजक यौगिक। लेकिन कार्बनिक विलायक जो होता है, जैसे यहाँ पे हम लिखे भी थे, बेंजीन है, एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कार्बनिक विलायक है। तो ये कार्बनिक विलायक में घुलेगा, ये जल में नहीं घुलता है सहसंयोजक यौगिक। आए समझ में? आगे चलिए, यानी इसका बिल्कुल उल्टा है ये। 4 नंबर देखिएगा तो सहसंयोजक यौगिक जो होता है ना, ये तो बताया ना कि ये द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक करता है, ऐसा सोचिए कि कोनो अवस्था में बदल दीजिए ये विद्युत का सुचालक मतलब नहीं होगा, ये किसी कभी भी सहसंयोजक यौगिक जो है विद्युत का कुचालक ही होता है, यानी विद्युत का सुचालन नहीं करता है। ठीक है, यानी इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार यह सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं रहा। तो इस वीडियो में हम आपको समझा दिए आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक की विशेषताओं को। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में क्या अंतर है, उसको हम अगले क्लास में समझाएंगे और वो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होगा।